अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो मुलाकातों का जिक्र है और ये बात बुनियादी तौर पर सामने आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ साहब के किसी नुमाइंदे ने मुलाकात की अस्करी क़यादत से और कुछ मामला तय करने की बात की मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब के हवाले से। लेकिन मरीम साहबा से जब कल अदालत पेशी के मौके के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बात की सख्ती से तरदीद की और उनका कहना था कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ साहब के किसी नुमाइंदे ने की हो। लेकिन फिर चूँकि इसका बहुत जिक्र जारी था कि किसकी मुलाकात है, कितनी मुलाकात है अस्करी क़यादत से, तो कल DGISPR ने बाज़ाब्ता तौर पर नाम लिया कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध, उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की। उस मुलाकात में DGISI भी मौजूद थे और बात बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहबा और मरीम नवाज साहबा के हवाले से की गई। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने फिर तस्दीक कर दी कि उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उनका ये कहना था कि उनके ज़ाती नौयत के ताल्लुकात हैं। ये मुलाकात उनकी ज़ाती हैसियत में थी, उन्होंने किसी के हवाले से कोई बात इस मुलाकात में नहीं की। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ऐसी मुलाकातें खुफिया होती हैं, वो नहीं जानते कि क्यों ज़रूरत पेश आई कि फ़ौज इसको पब्लिक करे या DGISPR इस पर बात करे। लेकिन अब बात ये चल रही है कि हर कोई मुलाकातें करता है, बैकडोर मुलाकातें ये पाकिस्तान में भी होती हैं, पाकिस्तान से बाहर भी होती हैं। और आज मौलाना फजल रहमान साहब का नाम शेख रशीद साहब ने ले दिया कि उनकी भी मुलाकात होती रही है। तो तमाम तर जो बुनियादी तौर पे कहा जाए कि इनकलाबी लोग या फ़ौज के बारे में बाहर बात करते हैं, वो बैक चैनल अस्करी क़यादत से मुलाकात कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ हासिल करने की इस सारे मामले में कोशिश में होते हैं। फ़ौज ने अपना स्टांस बड़ा वाज़े किया है और ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी भी थी ISPR की जानिब से आना कि मुलाकात हुई है, ताकि ऐसी चीज़ में वाज़े हो जाए, फ़ौज ये बात वाज़े कर दे और फिर साथ साथ ये भी वाज़े कर दे फ़ौज कि फ़ौज का काम नहीं है कि वो सियासी मामलात को तय करे या उनमें मुदाखलत करे। ये मामलात पार्लियामान में तय होने चाहिए और फ़ौज को इन तमाम मामलात में ना घसीटा जाए। इस वक्त ये सारी सूरत हाल है और ये जो मुलाकातें हैं और फिर जिस तरह से PMLN के मुख्तलिफ लोगों के बयानात सामने आ रहे हैं। सादर रफ़ीक साहब का बयान कि कोई मामलात सुलझाना चाहता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो NROs को देने के ताने दिए जाएँ। फिर सूरत हाल अच्छी ना होने की बात की जा रही है। फिर इसके साथ साथ SN इकबाल साहब कहते हैं कि हमने फ़ौज को 500 अरब रुपए देकर जंग जीतने के काबिल बनाया। वो ये इस तरह से कह रहे हैं जैसे उन्होंने अपनी ज़ाती जेब से या अपनी जागीर में से ये पैसे फ़ौज को दिए। पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की रियासत है और ये रियासत में उस वक्त जिसकी हुकूमत थी उसने ये पैसे फ़ौज को दिए। लेकिन ऐसे बयानात मतलब जिनका कोई ना सर है ना पाँव है और SN इकबाल साहब जैसे एक कदावर शख्सियत इस तरह के बयानात दें, समझ में नहीं आता। फिर शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो चुका है, सारा पाकिस्तान जानता है हुकूमत कैसे आई। तो इस वक्त एक तरफ मुलाकातें हैं, एक तरफ कुछ मामलात सुलझाने की ये बात करते हैं, दूसरी तरफ ये इनकलाबी तकारीर करते हैं APC में। फिर ये कहते हैं कि इनकी लड़ाई इमरान खान साहब के साथ नहीं, उसके साथ है जो इनको लेकर आए हैं। ये फिर मुल्क में अपनी अस्करी क़ुव्वत को निशाना बनाते हैं और हकीकत जो है वो हमारे सामने ये है कि अब नाम भी आ गया और तस्दीक भी हो गई। ये मामलात के सिमत में जाएंगे आगे बढ़कर, ये देखना होगा, क्योंकि अब जो APC एक ऐसी APC हुई थी जिसमें हमने ये देखा था कि वाकई कोई टफ़ टाइम देने जा रही है अब अपोजिशन की जमातें हुकूमत को, और बड़ी इनकलाबी शायद तकरीरें हुई और मुकाबला किससे और ये क्या करेंगे। लेकिन वो हंडिया बीच चुराए के अब फूट चुकी है, असलियत हमारे सामने आ चुकी है। तो फिर इस APC और इनकी स्ट्रगल का आने वाले दिनों में क्या मुस्तकबिल होगा, इस पर मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम बात करें। एक ब्रेक की जाने बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर गेस्ट का तारुफ कराऊँगा और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ताहिर मलिक साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब आपके वक्त। तारिक पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं ताहिर मलिक साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर कैसे देखते हैं सर, एक तरफ तो वो इनकलाबियत जो नज़र आती है अदालत में पेशी के बाद, वो तल्ख लहजा जो सुनने में आता है, वो जो मुकाबला करने की बातें हैं, और फिर एक हकीकत ये है जो कल हम सब पर यहाँ हो गई। कैसे देखते हैं इसे आप? मैं समझता हूँ कि चीज़ें काफ़ी उलझ गई हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि इस सारे उलझाव में जमहूरियत और आम आदमी का नुकसान हुआ है।
जो दो चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं कि हुकूमत जो है उसने लीड नहीं किया। देखें जो भी सिचुएशन थी, अगर जहाँ से बात शुरू हुई है कि आपने बल्तिस्तान को सूबा बनाना है तो उसको लीड करना चाहिए था हुकूमत को। पार्लियामान की जो अगर सारे लीडर्स इकट्ठे हुए हैं तो हमारे जो पार्लिमानी लीडर सबसे बड़े तो वजीर आजम है, तो उनको चाहिए था कि वो इस पे लीड करते। वो पाकिस्तान के वजीर आजम है, वो पीटीआई नहीं है। वो होंगे सारा कुछ है, मगर जब आप वजीर आजम बन जाते हैं तो आप पंजाबी भी हैं, आप सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, आप पीटीआई भी हैं, पीएमएल भी हैं, सारा कुछ है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो बाकी पता नहीं कुछ हुआ कि नहीं। तो एक चीज तो बिल्कुल साबित होगी कि इमरान खान में लीडरशिप या करेज नहीं है। ही इज नॉट ऑन द फ्रंट, वो अपने आप को फ्रंट से भगा लिया उन्होंने। पहला एक चीज ये साबित होगी कि इमरान खान जो तासर है कि वो एक बहुत बड़ा लीडर और बड़ा दिलेर आदमी है और पाकिस्तान को लीड करेगा। वेयर इज इमरान खान, ये मेरा पहला समय तो जो चीज़ें साबित हो गई हैं कि इमरान खान फ्रंट पे लीड पाकिस्तान को लीड नहीं कर रहे, नंबर वन। और अपोजिशन का जो चक्कर था, अपोजिशन का जो पॉइंट था खासतौर पर नवाज शरीफ की पार्टी का कि आप पाकिस्तान में सुपरमेसी सिविल की होनी चाहिए और इस तरह बोर्ड को इज्जत दो, जो उनका एक नैरेटिव था। और मैं समझता हूँ वही नैरेटिव इमरान अपना जो नवाज शरीफ का है, पाकिस्तान की सियासी हकीकत है। भुट्टो भी इसीलिए इसी नैरेटिव से जिंदा है। अगर 70 साल में अगर यही नैरेटिव आप देखेंगे तो वही पॉलिटिकली सर्वाइव कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा है या बुरा है, ये आप फैसला करेंगे। तो दो चीज़ें पैदा सामने आई हैं और उसका जो नतीजा हुआ कन्फ्यूजन। पाकिस्तानी आगे एक मेरा है दुनिया की मोस्ट कंफ्यूज नेशन है। और इस नए कन्फ्यूजन में जो एक नई चीज़ हमें सामने नजर आई कि मेरा जो वजीर अपना रेलवे है, जो मेरा दिल करता है मैं उनसे पूछूं यार ये 50 अरब रुपए का जो खसारा है, ये रेलवे का किस तरह काम हो सकता है? आपने अपनी ट्रेनें प्राइवेटाइज कर दी हैं, लोगों को ठेके पे दे दिए और आप जलसे करके लोगों को नाम बता रहे हैं कि कौन किससे मिलता है। मेरी समझ से बाहर है कि ये किस तरह की गवर्नेंस है, ये किस तरह का वजीर रेलवे। ये तीन मेरे पॉइंट्स है और इसमें लूजर पाकिस्तान की अवाम है और डेमोक्रेसी है। बाकी अब आप जो मर्जी ये बातें करें, ये मेरे हिसाब से तीन जो है ना सच साबित हो रहे हैं। सही। तारिक पिरजाद साहब, सर आप कैसे देखते हैं? ये तो ताहिर मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपकी क्या राय होगी इस सारे मामले पर? और ये किस हद तक ज़रूरी हो गया था कि DGISPR अब ये बाज़ाब्ता तौर पर नाम ले लें और बता दें कि हाँ जी मुलाकात हुई है, और किसकी हुई है और किस मुद्दे पर हुई है, किस बात पर हुई है? ये कितना ज़रूरी था इस वक्त ये करना DGISPR और फ़ौज के लिए? अरसलान, आज बहुत दिनों के बाद मुझे आपसे 110% इत्तफाक करने का मौका मिला है, वरना मैंने अक्सर प्रोग्रामों में इख्तलाफ ही आपसे किया है। और आपने जिस तरह इन दो पैसे के घटिया तीसरे दर्जे के सियासतदानों को, जो सियासी कारकुन भी नहीं है असल में, इनका पोल जिस तरह खोला है, जिस तरह इन लोगों की जहनी गलाजत को जाहिर किया है, इनके किरदार को जिस तरह आपने बेनकाब किया है, मैं समझता हूँ, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, मैंने नहीं बेनकाब किया, मैंने तो इनके बयान पढ़ के सुनाए हैं और वो सिर्फ मनवान बयान कर, बिल्कुल वो मैंने नहीं इसमें कुछ जो बात की नहीं आपकी राय नहीं है जी, बिल्कुल, लेकिन जो आपने जिन चीजों का हवाला दिया है उनमें से कोई भी बात गलत नहीं है। एक बात हो गई, देखें मसला ही यही है पाकिस्तान में कि आज तीसरी जमहूरियत मुसलसल चल रही है। पूरे 5 साल जरदारी हुकूमत करके गया, पूरे 5 साल नवाज शरीफ की पार्टी हुकूमत करके गई, अब 2-2.5 साल इमरान खान वजीर आजम की हुकूमत को हो गए हैं। अब पाकिस्तान के एक सियासतदानों का किरदार देखकर कि ये अवाम में आकर फौज को गालियां देते हैं, जबकि फौज ही से जाकर एक हफ्ता पहले जैसे कि बलावल मिल के आया और लोग मिल के आए, ये जुबैर मिल के आया, जिनका ये जुबैर साहब वो हैं, मैं आपको याद दिला दूं, जिनके वालिद गुलाम उमर साहब मेरे वालिद के शहर अंबाला से ताल्लुक रखते हैं, और ये मुल्क तोड़ने वाले याहिया खान और भुट्टो के बहुत बड़े साथी थे, अगर आपको याद हो, मेजर जनरल गुलाम उमर। तो जरा थोड़ी सी बातें वाज़ेह होनी चाहिए। और ये जो दावा करते हैं कि हमारा फौज से 40 साल से ताल्लुक है, ये मुल्क तोड़ने का ताल्लुक है। मौजूदा फौज वो फौज नहीं है जो 1971 की है, लिहाजा मैंने इस दोनों के दरमियान फर्क पैदा कर दिया है। मौजूदा फौज पाकिस्तान का दिफा कर रही है और हम इसलिए उसके साथ हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, जरा मैं एक बात करता हूं, जो ये गिलगित बल्तिस्तान का मसला उठाने की कोशिश की है ताहिर साहब ने, ये तो बात को गड़बड़ करने वाली बात होती है। बात होती है नवाज शरीफ की
और मरियम की लंदन रवानगी की, जिसकी 1 साल से इजाजत नहीं मिली नैब की तरफ से या अदालतों की तरफ से। इसी तरह ये आपने जितने भी दूसरे सियासतदान हैं जो अपनी अपनी नैब से जान छुड़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की दरपर्दा कार्रवाइयां करते रहते हैं, हुकूमत की खुशामदें करते रहते हैं, इनको भी थोड़ी सी शर्म आना चाहिए। और ये एहसन इकबाल, यार ये नारोवाल के डाकू, कमाल है। वो जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसका हिसाब किताब हो रहा है। और अभी तो इनके बड़े लीडर जो शहबाज साहब हैं, आप अंदाजा लगाएं कि खुद फौज के साथ मिलने के लिए पूरी पार्टी को भेज दिया और वहां बैठकर फौज और हुकूमत के खिलाफ भाई से तकरीर करा दी लंदन से। अच्छा, एक बात मैं करना चाहता हूं और वो बात अल्ताफ हुसैन के हक में नहीं है, उसके खिलाफ है। पहली बात यह है कि जब अल्ताफ हुसैन ने फौज के खिलाफ बात की थी तो लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला आया कि इनकी तकरीरें पाकिस्तान में नहीं की जा सकता, सुनाई जा सकती। मैं इस वक्त दरख्वास्त करता हूं पाकिस्तान की अदालतों से और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इमरान खान की कि चूंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नंगे होकर सामने आ चुके हैं, उनकी नफरत आ चुकी है, लिहाजा उनकी पाकिस्तान में तकरीरों पर बिल्कुल पाबंदी लगाई जाए। तारिक सर, पॉइंट टेकन सर, आपकी बात मुझ तक पहुंच गई सर, आपका पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। ताहिर मलिक साहब, आपसे जानना चाहूंगा सर, आपने कहा कि वोट को इज्जत दो, वो जो नारा भुट्टो का था उस पर आज तक वो उनकी सियासत चल रही है, नवाज शरीफ साहब की भी उसी पर चल रही है, लेकिन अब ये जो एक मामलात सामने आ गए हैं हमारे, इसके बाद नवाज शरीफ साहब का वोट को इज्जत दो का नारा या APC में उनकी तकरीर, वो कहां पर इस वक्त दोनों खड़े हैं सर? मेरा ख्याल है कोई इससे को फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी राय में कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ कि ये दो डिवाइडेड है। जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है वो उसकी जो पोजीशन है वो मजीद रीइंफोर्स हुआ है, उन्हें नवाज शरीफ गर्दार लगा है। जो नवाज शरीफ के साथ है कि वोट को इज्जत दो, सुपरमेसी सिविल की होनी चाहिए, वो भी मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ये पोजीशन वही की वही रहेगी। और अगर ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें आप जितने अग्रेसिव होंगे पॉलिटिकली, आप ताकतवर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको जितना उसके सामने आएंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। ताहिर मलिक साहब, आपने एक बात अभी जब पहले गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने कहा पाकिस्तानी बहुत कंफ्यूज्ड एक नेशन है। शायद इस बात से बहुत हद तक इत्तेफाक किया जा सकता है, बट एज वी ऑल अंडरस्टैंड कि अब जितना पॉलिटिकली एजुकेटेड एंड अवेयर हो गए हुए हैं पाकिस्तान के अवाम, वो इतने माजी में कभी नहीं थे। तो अब जब ये हर तरह की खबर देखते हैं तो फिर क्या उनके लिए चीज़ों को जज करना आसान नहीं हो जाएगा, या अब भी शायद वो इन्हीं के बस नारे पे ही चलते रहेंगे और इन हकाइक पर नज़र नहीं रखेंगे? नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तानी जो आम वोटर है, जो आम बंदा, वो पॉलिटिकली बहुत जहालत की तरफ चला गया। पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं बढ़ी, नॉइस बढ़ा है, ब्रेकिंग न्यूज़ बढ़ी है। 12-12 घंटे अगर नवाज शरीफ ने तकरीर की तो सारा पाकिस्तान को ऐसे लगा जैसे नवाज शरीफ आ गया, वापस छा गया। चलो 12 घंटे गुजरे तो फिर CCPU पे छतरोल शुरू हो गया, वाह जी वाह, वो लाहौर में रेप हो गया। अब लगा कि रेप भी खत्म हो गए हैं, सब ठीक हो गया। पिछले हफ्ते अवेयरनेस ये थी कि कराची एक शहर है वो डूब गया, वहाँ पानी नहीं है। अब कराची में पानी भी निकल गया, कराची में लोड शेडिंग भी फर्स्ट क्लास हो गई है। अभी गाड़ी का हादसा हो जाएगा, ये आपकी अवेयरनेस है। फिर 3 दिन आप वजीर रेलवे को गालियाँ निकालते रहेंगे, फिर एकदम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की खबर आ जाएगी, वहाँ भी शहादत हो जाएगी, फिर आप उधर चले जाएंगे। आई डोंट सी एनी पोलिटिकल अवेयरनेस इन पाकिस्तान। मैं एज ए शहरी कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ पाकिस्तान इतना पॉलिटिकली लो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये सारा मीडिया का नॉइज है जिसको आप अवेयरनेस कह रहे हैं। कहाँ की अवेयरनेस है? कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई अवाम की पोजीशन नहीं है, गुमशुदा है। असल चीज़ जो होती है, ये सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में मिसपरसेप्शन चल रहा है, अगर आपने मीडिया से मुल्क चलाना है, मीडिया से सियासत चलानी है, तो फिर इस तरह ही होगा जो पाकिस्तान में हो गया। सियासत जो है वो सरगर्म होती है पॉलिटिकल पार्टी से। तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो आपके सामने हाल है वो तो बनी है नैब के लिए, वहाँ तो ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो आई डोंट बाय दिस के पाकिस्तान पॉलिटिकली इज वेरी वेल अवेयर। नो, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान इज ए डार्क सोसाइटी जो अंधेरे में रह रही है और ब्रेकिंग न्यूज़ से चल रही है। राइटली सेट, बात आपकी बड़ी हद तक बजा है। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर इस पर हम मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। मैं तारिक इजाज साहब आपकी भी राय इसी मामले पर लेना चाहूँगा, क्योंकि अब ये अवाम के लिए बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करने का वक्त है। एक तरफ तो जो नवाज शरीफ साहब के बयानिए को मानते हैं, पीपल्स पार्टी के बयानिए को, पीटीआई के बयानिए को, या इस वक्त एज वी स्पीक ऑफ नाउ हम इस गवर्नमेंट की बात कर लें, आपकी क्या राय होगी कि हम जहालत की तरफ गए हैं, हम अवेयरनेस की तरफ गए हैं, या जब इन कंपैरिजन माजी के बयानात चलते हैं और आज के हकायक बयान किए जाते हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो किसी पार्टी का या मुल्क के वज़ीर आज़म हो, तो अवाम अब मेरे ख्याल से बड़ी हद तक ये समझते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है क्या नहीं हो। आपकी क्या राय होगी कि हम जहालत की तरफ जा रहे हैं या हम अवेयरनेस की तरफ ज़्यादा है पाकिस्तान की अवाम? समझता हूँ ताहिर मलिक साहब तजिया करने में बिल्कुल नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम को दो बड़ी मुश्किलात का सामना है। एक तो ये है कि उनके पास मालूमात का एक सैलाब है और वो अब पहले से कहीं ज़्यादा बाशऊर हैं और देख रहे हैं एक आम आदमी इस सड़क पे जो चल रहा है ना, ये सीमेंट बेचने वाला हमारे साथ करीबी दुकान है उसकी, मैं जब उससे बात करता हूँ तो मुझे साफ बता देता है कि सियासतदान क्या कर रहे हैं या अस्करी क़यादत क्या कर रही है या अल्ताफ हुसैन क्या कर रहा है। बात जहन वाजे होता है। मसला सिर्फ ये है कि इन सियासतदानों के खुसूसी नाकाम किरदार की वजह से में जो पिछले 15 साल गुजरे हैं, जरदारी के 5 साल, नवाज शरीफ और उसकी पार्टी के 5 साल और अब इमरान खान की पार्टी के 2 साल, अभी तक लोग इस बात से बड़ी बुरी तरह मायूस हैं कि सियासतदान मुल्क को एक सनती और बड़ी इक्तिसादी रियासत में तब्दील करने में नाकाम हुए हैं और इस वजह से मुल्क में बेइंतहा मायूसी है। तो शऊर मौजूद है, लेकिन शऊर के नतीजे में वो मायूसी है चूंकि सियासतदानों का किरदार जो कि 15 साल से जिनके पास हुकूमत है वो बिल्कुल स्याह है। वो डार्क का लफ्ज ताहिर मलिक साहब ने इस्तेमाल किया। डार्क किरदार जो है, स्याह किरदार इन सियासतदानों का है और यही वजह है कि पाकिस्तान में शऊर तो है लेकिन मायूसी उसके साथ साथ है। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से जिस दिन लोग सड़कों पर आ गए उस दिन ये नवाज शरीफ की लाश भी आपको चाउशेस्को की लाश की तरह बुखारेस्ट की सड़कों पे जिस तरह उसकी लाश को खींचा गया था, इनकी भी लोग खींचेंगे। नहीं, ये मेरे ख्याल से दैट्स टू मच पीरजादा साहब, बहुत आगे हम जा रहे हैं। ना अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वक्त आए मुल्क में निज़ाम अदल है, नहीं आना चाहिए यार, किसी की भी लाशों को घसीटने की बात मेरे ख्याल से मुल्क को तोड़वा दिया याहिया खान के साथ मिलकर और हमने उसको जाने। सर फिर तो कौन तयन करेगा कि मेरी खींचनी है या आपकी खींचनी है? फिर तो जो जिसका दिल करेगा ना खींचेगा। तो ये ऐसी लाकानूनियत की लोग ही करते हैं ना, चलें ठीक, लोग ही करते हैं ये। ठीक, मैं ताहिर मलिक साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, ये जो अब अपोजिशन का इकट्ठा होना है ये किस हद तक जोर पकड़ेगा? जो अल्टीमेटम, जो टाइम, जो वक्त इन्होंने दिया है, आप समझते हैं कि मामलात कुछ तेज़ी की तरफ जाएंगे या ये कुछ ज़्यादा बात जम नहीं पाएगी? क्या किस तरह देख रहे हैं आने वाले 3-4 महीनों को और उनकी अहमियत को? देखिए, अपोजिशन का तो रोल ही कोई नहीं है, ना उसकी ज़रूरत है। अपोजिशन तो असल है बेरोज़गारी और अपना महंगाई और लोड शेडिंग। कराची जैसा शहर आपके सामने जो वहाँ के हालात हैं, मैं समझता हूँ कि इमरान का जो सीक्रेट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का मुझे समझ आता है वो अपोजिशन के हाथ में नहीं है, वो नवाज शरीफ के हाथ में नहीं है, वो किसी के हाथ में नहीं है, वो इमरान के अपने हाथ में है। अगर तो ये हुकूमत डिलीवर कर लेती है, डिलीवरेंस से मुराद को मैं ये नहीं कह रहा कि इसको पेरिस बना दें या इसको डेनमार्क बना दें, अगर वो थोड़ी सी रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, थोड़ी सी इकनॉमिक लाइफ बेहतर हो जाए, कराची की सूरत हाल स्टेबल हो जाए, मीन्स के वहाँ लाइट आ जाए, बिजनेस बहाल हो जाए, तो फिर तो सत्ते ही है, फिर तो कोई 1000 नवाज शरीफ भी आ जाए कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि एक ही इस मुल्क में अपोजिशन है, उसका नाम है इमरान खान की परफॉर्मेंस। 2 साल में जो कौम है या पाकिस्तान का आम आदमी है वो इस सतह पे पहुँच गया है कि उसको फ़र्क नहीं लगा। लेकिन बात बड़ी सिंपल है, जब करप्शन थी खान साहब फरमाते थे हर चीज़ चोर चोर करते थे। आज आपने जो दवाइयाँ बढ़ा दी हैं 250%, आपका आर्गूमेंट कितना खूबसूरत उन्होंने दिया। जब नवाज शरीफ के दौर में दवाइयाँ बढ़ती थी तो आर्गूमेंट था चोर हुकूमत, करप्ट हुकूमत। अपना आर्गूमेंट ये दिया कि अगर हम दवाइयाँ महंगी नहीं करेंगे तो मार्केट से शॉर्ट हो जाएंगी। तो इमरान खान के होते हुए किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं है, किसी नवाज शरीफ की जरूरत नहीं, किसी फजल रहमान की जरूरत नहीं है। ये हम परफॉर्मेंस करते हैं तो ही इज ए विनर। अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो अपोजिशन ही अपोजिशन है। नहीं, अभी तक एज वी स्पीक ऑफ नाउ सर तो परफॉर्मेंस पे तो सवाल है ना, और परफॉर्मेंस पे भी मैं नहीं जाता, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, लेकिन एक आम आदमी की हालत ज़ार तो इस वक्त एक सवालिया निशान है। तो क्या ये काफ़ी है, ये फ्यूल काफ़ी है अपोजिशन के लिए? यही मेरा पॉइंट है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ
कि ये मुल्क चलाने वाले समझ रहे हैं कि हम पाबंदियां लगा देंगे, हम तकरीरें नहीं करने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, हम सोशल मीडिया कंट्रोल कर लेंगे, आप कर लें, सारा कुछ कर लें, कुछ नहीं होगा, आपके पास ताकत है। मगर असल चीज़ जो है जो पाकिस्तान में पीस लाएगी वो हुकूमत की परफॉर्मेंस है। अगर ये हुकूमत परफॉर्म नहीं करेगी तो आपके सारे किए के किए ज़ाया हो जाएंगे। आप नवाज शरीफ की करा लें हाई कोर्ट से पाबंदी लगाने सारा बिल्कुल सही, बिल्कुल सारी इसको ऐसा जादू करते सारे मर जाते हैं। मैं बड़ी घटिया सी बात कर रहा हूँ, सारे दुनिया से खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन फिर नहीं है, क्वेश्चन फिर वही खड़ा है कि विल इमरान परफॉर्म और नॉट। इमरान परफॉर्मेंस इज द की। मैं फिरजाद साहब की राय ले लूँ, आपकी सर क्या राय है? किस हद तक ये कोई टफ टाइम 2-3 महीनों में, जनवरी दिसंबर, कब तक आप देख रहे हैं कोई ऐसा मामला कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? आपकी बात का जवाब बड़ा सीधा सा है कि चूंकि इन लोगों के पास कोई बड़ा मंसूबा तो है नहीं और ये हुकूमत को उलटने की पोजीशन में भी नहीं है असेंबली के अंदर से, तो ये थोड़े बहुत जलसे जुलूस करेंगे, अवाम में इंतशार पैदा करेंगे। कोई कराची या कोयटा से इस्लामाबाद चलो कि फजलुर रहमान की तरफ से आवाज़ आ जाएगी, उसके बाद इस्लामाबाद आ भी जाएंगे, 10-15 दिन फिर इंतशार फैलाएगा और उसके बाद ये लोग अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखने की है कि थोड़ा सा वक्त तब्दील हुआ है, लोगों को मालूम नहीं है कि कोरोना के दुनिया की मईशतों पर क्या असरात हो रहे हैं, और ये है कि तमाम दुनिया में जो सियासी सरगर्मियां हैं उस पर भी कोरोना की बीमारी के कितने ज़बरदस्त असरात हैं, और पाकिस्तान में भी उसके असरात आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। ये लोग अगर बड़े जलसे और जुलूस करते हैं तो अभी 4 दिन हुए हम लोगों ने स्कूल खोले हैं और 85 स्कूल आपको बंद करने पड़े क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने, मैं खुलकर कहना चाहता हूँ, इस बात में बड़ी बड़ी सख्त गलती की है। यानी कि आपको ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा ज्यादा जी? नहीं, एक फिक्रा इन्होंने गजब ये किया है कि हिंदुस्तान और मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में टेस्टिंग नहीं होने दी, लिहाजा चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है और उसको नजरअंदाज कर दिया है, और आने वाली सर्दियों में कोई भी बड़ा सानिया हो सकता है इस बीमारी की वजह से। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने दोनों मौजूद मेहमानों का। गुफ्तगू आपने सुनी, उम्मीद करते हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएँ, हुकूमत डिलीवर करे, आम आदमी की हालत ज़ार बेहतर हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।